नमस्कार दोस्तों, मैं असगर हुसैन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास विद असगर में। दोस्तों, हम लोग वर्णमाला के चैप्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े हैं, समझे हैं, लेकिन इतना पढ़ने और समझने के बावजूद भी एग्ज़ाम में हम बहुत सारी गलतियां कर देते हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं। तो आज हम लोग अभ्यास किया जाएगा वर्णमाला के चैप्टर का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रश्नों से जो अब तक एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण। अब यहाँ पर ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन दिया है शब्द, व्यंजन, स्वर एवं वर्ण। तो जब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि या वर्ण, तो ऑप्शन में दिया है वर्ण, तो हम लगा देंगे वर्ण। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ऑप्शन में वर्ण की जगह पर कहीं ध्वनि दे देता है तो आप ध्वनि लगाएंगे। लेकिन अगर कंफ्यूज करता है, यानी कि ऐसा कभी होता नहीं है, इन केस कभी हुआ कि ऑप्शन में ध्वनि और वर्ण दोनों दे दे, तो आप वर्ण को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। दोस्तों, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जिस तरीके से फूलों के संकलन को माला कहते हैं, ठीक उसी तरीके से वर्णों के व्यवस्थित संकलन को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का व्यवस्थित समूह ही कहलाता है वर्णमाला। दोस्तों, हम लोग एक एक चीज़ जो भी पढ़ेंगे उससे ये समझ में आएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया चीज़ वास्तव में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं। कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ ध्वनि कौन सी होती है? जो कंठ से निकलती है, और कंठ से निकलता है क वर्ग, यानी क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, क, ख, ए। अगला प्रश्न है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। हम मूर्धन को अंडरलाइन करते हैं। मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन वह होते हैं जो जिह्वा को घुमाकर मूर्धा पर टकराता है और उसके बाद छूट जाता है। तो मूर्धा पर टकराने वाले कौन कौन से होते हैं भाई? ट, ठ, ट, ढ। यानी ऑप्शन में कौन सा आ रहा है? ऑप्शन सी, ड, ढ। तो इसका ऑप्शन होगा सी। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण, तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। अल्प प्राण का मतलब जिसमें प्राण कम लगे या कम सांस लगे, और महाप्राण जिसमें ज़्यादा सांस लगे। तो यहाँ पर मतलब है कि आपको बोलने में कम समय किसमें लग रहा है। जैसे हम बोलते हैं अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, फ। तो हो सकता है को अल्पप्राण या महाप्राण के में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। तो हमने बताया था कि आप याद रखिएगा कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है, जबकि दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। तो इसमें पहला और तीसरा यानी क और ग परफेक्ट है, इसलिए इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसका उच्चारण नासिका से हो, यानी नाक से हो, या जो पंचमा अक्षर होता है, पांचवा अक्षर होता है, वो हमेशा नासिक के होता है। अब हम चारों ऑप्शन में देखें कि पांचवा अक्षर कौन सा है। मूर्धन्य स पांचवा अक्षर नहीं है, ग नहीं है, ज नहीं है, लेकिन इ पांचवा अक्षर है, इसलिए ये नासिक के है। अगला प्रश्न, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन क्या होता है भाई? द्वित्व व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसमें किसी वर्ण को दोहराया जाए, एक आधा एक पूरा, डबल। अब देखते हैं कहाँ पर, जैसे पुनः, इसमें तो विसर्ग लगा है। इलाहाबाद केवल आ की मात्रा है। दिल्ली, इसमें ल और ल डबल लिखा गया है, इसलिए यहाँ पर ये ल द्वित्व व्यंजन है। अगला प्रश्न,
श, स, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? दोस्तों हमने पहले ही बात किया था कि जो संघर्षी व्यंजन होते हैं या ऊष्म व्यंजन होते हैं, यानी वो व्यंजन जिसको बोलने में ऊष्मा हो या संघर्ष हो, तो उस व्यंजन को हम संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहते हैं, और वो है श, स, स, ह। तो इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या है 52। ओके, अगला क्वेश्चन, क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य, किस में आती है? एक्जैक्टली आंसर होगा सी, संयुक्त वर्ण। जो छ होता है, हम बता चुके हैं कि 4 संयुक्त वर्ण होते हैं, वो होते हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, जिसमें छ बनता है क और मूर्धन्य स से, इसलिए ये संयुक्त वर्ण होते हैं। अगला प्रश्न फिर से वही कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। हमने कहा था कि अगर आपको ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत लोग गलती करके 6 लगा देते हैं, बी ऑप्शन, लेकिन नहीं, 6 का निर्माण होता है क और मूर्धन्य स से, इसलिए पहले क पर जाना होगा, तो इसका आंसर होगा ए। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो हमने बताया था ज्ञ वर्ण किससे बना है भाई? ज और इ से। ज और इ सब देखिए यहाँ कन्फ्यूज किया है, कंफ्यूज किया है कि पहला ऑप्शन में दिया है कि ज प्लस इ, यहाँ पर ज अक्षर है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में दिया है ज प्लस इ, यहाँ पर ज वर्ण है, और हम जानते हैं कि पहला लेटर वर्ण होगा और दूसरा अक्षर होगा, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इसका आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड़, ज्ञ, अंग, ड़, कुछ इस तरीके से ऑप्शन बनाया हुआ है। तो हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र, इसमें से आंसर है ज्ञ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है, इसका मतलब बाकी 3 ऑप्शन दंत हैं, यानी दांतों से निकलते हैं, और दांतों से निकलते हैं त वर्ग, तो त वर्ग में आएगा त, थ, द, ध, न, तो इसमें कौन सा नहीं है? ट, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार नहीं, उस पर तो बिंदी आती है। अयोगवाह नहीं, अंग और अ आते हैं। अंतस्थ व्यंजन नहीं, य, र, ल, व होते हैं वो तो। अब बचा कौन? अकारांत। दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में स्वरों के अनुसार हम कारांत लगाते हैं, जैसे यदि अ आया तो अकारांत, आ आया तो आकारांत, ई आया तो इकारांत, ई आया तो ईकारांत, उ आया तो उकारांत, मतलब इस तरीके से जिस स्वर से अंत होता है वो कारांत हम लगा देते हैं। अगला प्रश्न, छ वर्ण किसके योग से बना है? फिर से वही प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसमें क और मूर्धन्य स, इसमें गलती स में होती है, ध्यान दीजिए। लास्ट ऑप्शन दिया है बड़ा श और पहला दिया है मूर्धन्य स, तो इसका आंसर होगा मूर्धन्य स। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन ऐसा प्रश्न है जिसमें गलती निश्चित तौर पर होती है। जैसे हमने बताया था कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन मानक वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है, और हम लोग मानक वर्णमाला को लेकर चलते हैं, इसलिए आंसर होगा बी, 11। अगला प्रश्न, य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य, र, ल, व तालव्य के हैं? नहीं। ऊष्म है? नहीं। अंतस्थ है? जी हाँ, इसका आंसर होगा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। दोस्तों याद रखिए, प्रश्न को हल करने के 2 तरीके होते हैं।
एक तरीका कि आपको प्रश्न का सीधा सीधा उत्तर आ रहा है, बाकी 3 ऑप्शन बेकार हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको उसका उत्तर नहीं मिल रहा है लेकिन बाकी 3 ऑप्शन पता है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि नहीं, चौथा ऑप्शन जो मुझे नहीं पता है यही इसका उत्तर होगा। जैसे मान लीजिए हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, यरलवा को। इसका पहला आंसर है, पहला दिया है तालव्य। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि तालव्य क्या है भाई। मान लीजिए हमको पता है कि तालव्य में जो है जो तालु से निकलने वाले होते हैं, यानी च छ ज च वर्ग तालव्य है। उसमें हम जानते हैं कि श स स ह आते हैं। ओष्ठ में हम लोग जानते हैं कि प वर्ग होते हैं, यानी प फ ब भ म आता है। अब ये तीनों अगर हमें पता है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इसका उत्तर सी अंतस्थ होगा। अगला प्रश्न, अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक, अनु का मतलब साथ, नासिक मतलब जो नासिका से निकले, यानी जो नासिका के साथ निकलने वाला हो। तो नाक से निकलने वाले जो होते हैं स्वर वो क्या होते हैं? तो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हुई, केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केवल नाक से कोई भी स्वर नहीं निकाला जा सकता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? नाक और मुंह दोनों से, सी वाला आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र, ज्ञ कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? इसका मतलब ये है कि बाकी 3 संयुक्त व्यंजन हैं। तो हम खोजेंगे वो 3 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं छ, त्र, ज्ञ, स्र, छ, त्र, ज्ञ, स्र। तो देखिए इसमें क्या है, छ, त्र, ज्ञ, यानी ए, सी और डी मैच करता है, यानी बी वाला ऑप्शन गलत है। तालव्य व्यंजन क्या है भाई? तालव्य व्यंजन जो तालु से निकलते हैं, यानी च वर्ग वाले। सीधे हम जाएंगे च वर्ग कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए है, च, छ, ज, झ, यानी ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है? अयोगवाह के बारे में हम लोग जानते हैं कि अयोगवाह वो होते हैं जो स्वर एवं व्यंजन में सम्मिलित तो नहीं होते, उनके अयोग होते हैं, लेकिन फिर भी वह कुछ अर्थ वहन करते हैं। तो ऐसे में केवल 2 ही है, एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। ये दोनों अयोगवाह हैं और इन दोनों में से एक दिया हुआ है विसर्ग, तो इसका आंसर हो गया ए, विसर्ग। अगला प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है भाई। छ ध्वनि कहाँ से निकलता है? तो हम वर्ग याद कर ले कि क जो कंठ से निकलता था और च वर्ग जो है वो तालव्य से निकलता था, तालु से निकलता था। तो छ का आंसर क्या हो जाएगा? दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या वर्त में से तालव्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से उच्चारण के स्थान पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। दोस्तों हम लोग अगर चलेंगे तो पहले क, च, ट, त, प, तो क, च, ट, त, प, यानी पहले कंठ, फिर तालव्य क, च, ट, फिर मूर्धन्य, फिर त यानी दंत, और फिर ओष्ठ, यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? दोस्तों यहाँ पर अगर मूर्धन्य आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, वर्ष है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, क्योंकि कंठ से शुरुआत किया है और ओष्ठ पर इसकी समाप्ति कर दिया है।